आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CAD। क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ये हमारा मेन टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। वो टर्मिनोलॉजी समझने के बाद हमें समझ आएगा कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है क्या। उसके बाद हम इसके कॉजेज़, रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेज़ पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें आ जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। सबसे पहले हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। ये एक, हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, जो मैंने आपको बोला कि हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है? ये जो वर्ड एथीरो है, एथीरो का मतलब होता है आर्टरी। क्या होता है? आर्टरी। और सिक्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग। ठीक है, मतलब कि आर्टरीज की हार्डनिंग हो जाती है। नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं, नॉर्मल अगर हम आर्टरीज की बात करें, नॉर्मल आर्टरीज की, तो वो सॉफ्ट होती हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये हार्ड हो जाती है। अब हार्ड कैसे होती हैं कि अगर ये हमारे पास कोई ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास कोई आर्टरी है, इसमें फैट का डिपॉजिशन हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये येलो कलर का जैसे मैंने फैट बनाया हुआ है, तो ये डिपॉजिशन हो जाता है, फैट डिपॉजिशन हो जाता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं। तो वही आर्टरीज का हार्ड होना, डिपॉजिशन ऑफ फैट का जो डिपॉजिशन होता है किसमें, आर्टरीज में, उनमें, उनकी वजह से आर्टरीज हार्ड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन टॉपिक। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ये डिफरेंट नहीं है किससे, एथेरोस्क्लेरोसिस से, लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल डिपॉजिशन ऑफ फैट इन द कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एथेरोस्क्लेरोसिस की, ये जो मैं बात करूँ एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो इसमें जो फैट एक्यूमुलेट होता है आर्टरीज, मतलब कोई भी आर्टरीज बॉडी में, कोई भी अगर आर्टरीज है, कोई भी वेन है, उसमें अगर फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। लेकिन CAD जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है किसके लिए, वो स्पेसिफिक है कोरोनरी आर्टरीज के लिए। जो हार्ट में आर्टरीज होती हैं, जब उनमें डिपॉजिशन हो जाता है फैट का, जब हार्ट की ये जो आर्टरीज हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की। अब कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं, जो हार्ट हमारा होता है ना, जो हमारा हार्ट होता है, हम आप सबको पता है कि हमारी बॉडी को जो होता है वो ब्लड ज़रूरत है, हमारी हर एक बॉडी के पार्ट को ब्लड ज़रूरत है, और हर एक बॉडी के पार्ट को ऑक्सीजन की नीड है। तो ऐसे ही हार्ट को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन और ब्लड की ज़रूरत है ना। ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेकर जाता है आगे। तो उसको, वो ब्लड को, जो ब्लड अपने हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है, हम है ना, हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड टू अदर ऑर्गन्स, है ना, अदर ऑर्गन्स को ब्लड पंप करता है। अब उसको खुद को अगर उसको वर्क करना है, तो उसको भी ऑक्सीजन की नीड है, उसको भी ब्लड की नीड है। तो उस तक कौन पहुंचाता है, वो कोरोनरी आर्टरीज है। कौन है, वो कोरोनरी आर्टरीज है, जो कि हार्ट में, ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ठीक है, ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है। ये सब आर्टरीज किसकी हैं, ये कोरोनरी आर्टरी की आगे ब्रांचेस बनती हैं, जो कि हार्ट को ब्लड पहुंचाती हैं। जब इन आर्टरीज में अगर मैं इसको जूम आउट करके देखूं कि यहाँ पे कोई आर्टरी है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, इनमें जब फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। मतलब कंप्लीट और पार्शियल, मतलब या उस पे कंप्लीट डिपोजिशन हो जाता है, मतलब कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर पार्शियल, मतलब पार्शियल ब्लॉकेज हो रहा है, या फिर कंप्लीट हो रहा है, या तो कंप्लीट हो रहा है या फिर पार्शियल हो रहा है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब इसको दूसरी डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब
फैट का डिपोजिशन होना, है ना, फैट का डिपोजिशन होना, फैट का डिपोजिशन होना कोरोनरी आर्टरीज में, मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस इन द कोरोनरी आर्टरीज। मैंने ऊपर टर्म आपको समझाई एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है फैट का डिपोजिशन होना। अब फैट का डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, फैट का डिपोजिशन हो रहा है कोरोनरी आर्टरीज में, जो कि हार्ट की आर्टरीज हैं। जब उनमें कोरोनरी आर्टरीज में फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है हार्ट में ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा कि CAD होता क्या है ना। CAD और एथेरोस्क्लेरोसिस डिफरेंट नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस होता है फैट का डिपोजिशन होना, है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है फैट का डिपोजिशन होना किसी भी आर्टरी में, है ना, एनीवेयर फैट का डिपोजिशन होना किसी भी आर्टरी में। लेकिन CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। कोरोनरी आर्टरी में अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है, मतलब अगर कोरोनरी आर्टरी में फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे CAD। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने आपको यही बोला कि हम इसको पढ़ते हैं। आप टर्म एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन। एथेरोस्क्लेरोसिस जो है एक क्रॉनिक कंडीशन है। क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है। कैरेक्टराइज्ड बाय बिल्डअप ऑफ प्लेग। प्लेग वही होता है, मतलब प्लेग की अगर हम बात करें, अब आप पूछोगे प्लेग क्या होता है। प्लेग एक, ये हमारी आर्टरी है और इसमें ये प्लेग बन गया है, ये जो पहाड़ जैसे बन रहे हैं ना, ये प्लेग है। प्लेग किसका बना होता है, प्लेग या फैट का बना होगा, प्लेग या कोलेस्ट्रॉल का बना होगा, ठीक है, प्लेग या कोलेस्ट्रॉल का बना होगा, प्लेग या कैल्शियम का बना होगा, या किसी भी अदर सब्सटेंसेस का। मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ क्रॉनिक कंडीशन, एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसमें बिल्डअप हो जाता है। मतलब उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे कि बिल्डअप हो गया है, जमा हो गया है प्लेग किससे कंपोज होता है, फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम एंड अदर सब्सटेंसेस इन द इनर वॉल ऑफ आर्टरीज। यहाँ पे अगर मैंने जितने भी डायग्राम्स अभी तक बनाई फैट बिल्डअप की, तो इनर साइड पे, ये इनर साइड पे, इनर वॉल ऑफ आर्टरीज, है ना, ये इनर वॉल है आर्टरीज की, जहां पे प्लेग बिल्डअप होता है। दिस लेड्स टू नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये नैरोइंग हो गई, स्पेस कम हो रही है ना, स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखो ब्लड फ्लो, पहले अगर फुल पहले यहाँ से भी ब्लड फ्लो जाता था, अब स्पेस कम हो गया, अब सिर्फ इतने सी स्पेस में ब्लड फ्लो हो रहा है ना। तो जिसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो गई है। पहले अगर ब्लड जाता तो ये जो है, ये आर्टरीज जो थी, ये जो आर्टरीज थी, अगर मैं आर्टरीज की बात करूं तो यहाँ से कोई ये नहीं था, तो ये क्या हो जाती थी, ये सॉफ्ट थी तो आराम से निकल जाता था। अब क्या होता है, ये हार्ड हो गई है, तो नैरोइंग हो गई है ना, स्पेस कम हो गई है, इम्पेयरिंग ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, इम्पेयर हो रहा है टू अदर ऑर्गन्स, है ना। जो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी है, कोई भी कोरोनरी है, लेफ्ट राइट कोई भी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें क्या हो गया, इसमें फैट एक्यूमुलेट हो गया। क्या हो गया, फैट एक्यूमुलेट हो गया। अब जैसे ही इसको ब्लड फ्लो को यहाँ जाना है, अब इसको जाना था किसी हार्ट के पार्ट में, जहाँ पे इसको देना था, क्या देना था, ब्लड देना था। अब यहाँ पे एक तो स्पेस कम हो गई, ब्लड फ्लो जो है वो अच्छे से नहीं हो रहा है ना, वो इम्पेयर कर रहा है ब्लड फ्लो को अदर ऑर्गन्स में, इंक्लूडिंग हार्ट। अगर हार्ट तक ही ब्लड फ्लो जाना है तो वो फिर भी इम्पेयर हो रहा है, अगर ब्रेन तक ब्लड फ्लो जाना है तो फिर भी ब्लड आराम से चलेगा, लिम्स तक जाना है ब्लड आराम से चलेगा, है ना। मतलब अब दिक्कत आ रही है ना ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है। इट इज़ अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है किसका, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का। सच एज, मतलब एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, मतलब सबसे मेन फैक्टर जो है एक कोरोनरी, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितने भी हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है। जितने भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस है ना, उनका मेन फैक्टर जो यही है कि फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है आर्टरीज में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इम्पेयर हो जाता है। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करते हैं, तो इसमें कॉजेज़ में सबसे पहले, ये एग्ज़ाम में एक बार पेपर में आ चुका है कि CAD का कॉज क्या है। तो कॉज जो है इसका कोई है नहीं, मतलब अभी तक मेन कॉज इसका है नहीं। लेकिन मेन कॉज में अगर फिर भी हमें लिखना हो तो एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब फैट का डिपोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है। हाँ, रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं इसके, कि किन किन बंदों को ये हो सकता है, अगर ये किस बंदों में ज़्यादा हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स इसके बहुत सारे हैं। अगर आपसे कोई
कॉज पूछता है तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस है। कॉज रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर्स को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक है मॉडिफाइबल और एक है नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल वो हैं जो कि मॉडिफाई हो सकते हैं, और नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जो कि जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और मॉडिफाइबल वो है जिनको हम चेंज कर सकते हैं थ्रू हम कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, है ना। तो नॉन मॉडिफाइबल वो हैं कि अगर एज है तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जेंडर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। मैं आपको आगे डिटेल में बोलूँगी। अब कॉज क्या है कि क्यों हो रहा है ये जो CAD है इसका कॉज क्या है, ये क्यों हो रहा है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज है। रिस्क फैक्टर्स वो है कि किन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा चांस है CAD होने के, किन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब कौन इस टाइम रिस्क पे हैं। ये सब किस में आता है, रिस्क फैक्टर्स। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे आप शराब पीना छोड़ सकते हो अगर शराब की वजह से हो रहा है, आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो, है ना। आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो, आप अल्कोहल को छोड़ सकते हो, मतलब शराब पीना छोड़ सकते हो। इसको वो चीज़ें हैं, जैसे आप वॉक कर सकते हो सुबह उठ के, है ना। ये वो चीज़ें हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। और नॉन मॉडिफाइबल वो हैं जैसे एज, जैसे सेक्स, है ना। आप मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे जेंडर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसे एज को आप चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। किसी रेस में ज़्यादा होता है, जैसे साउथ एशियन पीपल में ज़्यादा हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में, क्योंकि वो फैट ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें ज़्यादा हो रहा है ना। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो यही मैंने आपको बोला कि नॉन मॉडिफाइबल में क्या है कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, हम इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे एज है, अगर ये मिड अडल्ट में, मतलब कि मिड अडल्ट में या फिर अडल्ट में या ओल्ड एज में ज़्यादा होता है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जेंडर मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। रेस में या फिर जेनेटिक्स में अगर हम बात करें कि साउथ एशियन पीपल जो हैं उनमें ज़्यादा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग उनमें ज़्यादा होता है। क्योंकि वो फैट का कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, है ना। अपने लाइफस्टाइल में वो फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब है बात चेंजेबल की, जो कि है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि अलग अलग करके आप लिखोगे ना तो अच्छे अट्रैक्टिव लुक, पेपर अच्छा लगता है ना, तो ऐसे करके लिखेंगे आप। फिर आता है चेंजेबल हाइपरलिपिडीमिया, मतलब कि अगर आप लिपिड ज़्यादा कंज्यूम करते हो, है ना। लिपिड अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, जो पर्सन ज़्यादा लिपिड कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो इस टाइम रिस्क पे है। अगर वो फैट का या फिर लिपिड को लेना बंद कर देता है ना, या बंद कर देता है या कम कर देता है, तो ऑब्वियसली वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। हाइपरटेंशन मतलब जिसको बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, अगर वो बीपी की दवाई लेता है, सॉल्ट कम लेता है ना, सॉल्ट कम लेगा अपनी डाइट में अपनी सॉल्ट कम लेगा, है ना, तो कम लेगा, बीपी की मेडिकेशंस लेगा, तो उसकी वजह से भी ये भी मॉडिफाइबल है, मॉडिफाई करके चेंज कर सकता है। टबैको जो है वो अगर कोई टबैको लेता है, उसमें क्या होता है, उस टबैको में होता है निकोटीन। क्या होता है, निकोटीन। वो जो निकोटीन है जो एंडोथीलियम को डैमेज करता है। एंडोथीलियम क्या होती है, ये अगर हम किसी आर्टरी की बात करते हैं तो ये जो इनर वॉल है किसकी, आर्टरीज की, उसको हम कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। अब ये जो निकोटीन आता है ये एंडोथीलियम को डैमेज करता है। क्या करता है, डैमेज करता है। मतलब अगर ये मैं एंडोथीलियम बना रही हूँ तो इसने क्या किया, मतलब बाकी यहाँ पे है एंडोथीलियम, यहाँ पे है एंडोथीलियम, यहाँ पे भी है एंडोथीलियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एंडोथीलियम यहाँ पे रप्चर हो गई। क्या हो गई, रप्चर हो गई। ये किसने किया, निकोटीन आया, निकोटीन ने जाके एंडोथीलियम को डैमेज किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया, वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वेजो कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर लो ब्लड सप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे ही वेजल्स कंट्रैक्ट हो गई, ये कंट्रैक्ट हो रही हैं, एक मिनट जस्ट फिर मैं फिर से बनाती हूँ। ये मतलब यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई। क्या हो गई, यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो गई, है ना। ये वेजो कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ का जो ब्लड फ्लो है, या अगर फ्लो ऑफ ब्लड की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया ना, लो हो गया ब्लड फ्लो। तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गया और आगे जाके वो इम्पैक्ट करेगा। अब अगर कोई फिजिकल इनएक्टिविटी, मतलब वॉक नहीं कर रहा है कोई, है ना, मतलब लिपिड का इंटेक ज़्यादा कर रहा है और वॉक भी नहीं कर रहा है, वो रनिंग भी नहीं कर रहा है, योगा वगैरह भी नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो
ऑब्वियसली उसको वो हायर रिस्क पे है ना, हायर रिस्क पे है, उस बंदे को चांसेस हैं किसके, CAD के। अब अगर वो वॉकिंग स्टार्ट कर दे, अगर वो रनिंग स्टार्ट कर दे, अगर वो योगा स्टार्ट कर दे, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो मतलब उसको मॉडिफाई कर सकता है ना। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और इसमें फैक्टर है, वो है स्ट्रेस। अगर जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा, कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, क्या ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो बॉडी जो है वो रिलीज करती है स्ट्रेस हार्मोन। क्या रिलीज करती है, स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उसने रिलीज किया है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या हेल्प करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, फैट को एक्यूमुलेशन में वो हेल्प करता है। अब फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ ब्लड डिक्रीज, तो ऑर्गन्स को क्या पहुंच रहा है, कम ब्लड पहुंच रहा है, तो फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है ना। फिर लास्ट में इस्चीमिया हो जाता है ना। ऑक्सीजन की लेवल जब अच्छे से नहीं पहुंचते, ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है ऑर्गन्स में, और ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं करते। ओबेसिटी, कोई मोटा है उसको ज़्यादा चांसेस हैं किसके, CAD के। अब अगर वो रनिंग वनिंग स्टार्ट कर दे है ना, डाइट में लिपिड्स कम लेना स्टार्ट करे है ना, तो ऑब्वियसली वो मॉडिफाई कर सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले पेशेंट्स को ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आता है होमोसिस्टीन, अगर किसी कोई अमाइनो एसिड जो है, होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, अगर वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी नॉर्मल लेवल होती है 12, अगर 12 से ज़्यादा है ना, अगर 12 से ज़्यादा है तो क्या हो जाता है, 12 से ज़्यादा है तो फैट डिपॉजिशन हो जाती है किसमें, आर्टरीज़ में। मतलब अगर 12 से ज़्यादा है, हीमोसिस्टीन जो है अगर 12 से ज़्यादा है, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो फैट की डिपॉजिशन स्टार्ट कर देगा किसमें, आर्टरीज़ में। ये जब फैट की डिपॉजिशन, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आर्टरीज़ में हो रही है, किसकी वजह से, ड्यू टू होमोसिस्टीन अगर इंक्रीज़ है, तो उसकी वजह से भी फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना। ब्लड का फ्लो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो डिक्रीज़ हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं उस ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कि दीज फैक्टर्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड और इम्प्रूव थ्रू द लाइफस्टाइल चेंजेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। मैंने वही बोला कि मॉडिफाइबल वो हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, फिर कंट्रोल कर सकते हैं, या लाइफस्टाइल अपने को चेंज कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से ये चेंज, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, ये भी मॉडिफाइबल है। मतलब अगर हम हाइपरटेंशन को थ्रू मेडिकेशंस ठीक करते हैं तो ऑब्वियसली वो ठीक हो जाएगा, है ना। अब अगर हम हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स है, हाइपरलिपिडीमिया है ना, कोलेस्ट्रॉल किसी में ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो मेडिकेशंस लेगा पहले कोलेस्ट्रॉल की, है ना, मेडिकेशंस वगैरह लेगा कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को कंट्रोल में रखेगा, लो रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, लिपिड वगैरह नहीं लेगा, लिपिड का इंटेक कम करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली ये मॉडिफाइबल है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, वो उसकी मेडिकेशन लेगा, है ना, तो उस पर वो कंट्रोल कर सकता है। स्मोकिंग को अवॉइड करेगा, स्मोक नहीं करेगा, टबैको का यूज़ नहीं करेगा, है ना। ओबेसिटी में वही वॉक करेगा, लिपिड या फिर फैट का कंजप्शन बिल्कुल भी नहीं करेगा और कंट्रोल करेगा, है ना। और एक हेल्दी डाइट लेगा, है ना, हेल्दी डाइट लेगा तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल कर रहा है। फिजिकली इनएक्टिविटी में क्या है कि अगर जो बंदा वॉक नहीं कर रहा है, जो बंदा रनिंग नहीं कर रहा है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया, तो उसकी वजह से वो हायर रिस्क पे है। तो अगर आप उसको मॉडिफाई करते हो तो आप ठीक हो जाते हो, है ना। अनहेल्दी डाइट, मतलब आप कोई अनहेल्दी डाइट ले रहा है हाई सैचुरेटेड, जिसमें फैट्स होते हैं, जैसे बाहर से कोई फूड ले रहा है ना, ट्रांस फैट्स एंड शुगर ज़्यादा ले रहा है ना, तो उसमें वो अनहेल्दी डाइट है। अगर वो उस अनहेल्दी डाइट को एक हेल्दी डाइट में कन्वर्ट करेगा, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है उसको चांसेस जो हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है तो अल्कोहल को, है ना, वो रोक देगा, स्टॉप करेगा, तो ऑब्वियसली वो चांसेस उसके कम हो जाएंगे। फिर है क्रॉनिक स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है, वही कि अगर कोई स्ट्रेस जो है ले रहा है तो उसको अगर स्ट्रेस कम लेगा,
है ना। स्ट्रेस कम लेगा तो बॉडी पे वो उतना असर नहीं पड़ेगा, तो वो भी मॉडिफाइबल है। नॉन मॉडिफाइबल में यही मैंने आपको बोला कि एज इंक्रीज, रिस्क जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है विद एज। जेंडर की मैंने बात की कि मेल्स जो होते हैं वो हायर रिस्क पे होते हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं जैसे जो मीनोपॉज जिनको आ जाता है वुमेन, उनको भी हो सकता है ना। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की फैमिली में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का कोई है, जैसे उनका फादर है, उनकी मदर है ना, तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो चीज़ कंट्रोल हमारे हाथ में है ही नहीं। और कुछ एथेंटिक ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एशियन पीपल में ज़्यादा होता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया वाले लोगों में, क्योंकि ये फैट का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं बात साइंस एंड सिम्टम्स। इसमें क्या होता है कि एसिम्प्टोमेटिक मतलब कब कब तक पर्सन को जो है कोई साइन और सिम्टम नहीं आता, कब तक कोई पर्सन जो है, कोई पेशेंट जो है, कब तक साइन एंड सिम्टम, जब तक 50% ब्लॉकेज हो जाता है। ये जो आर्टरीज हैं इनमें 50% ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब 50% जो है वो ब्लॉकेज हो गया है, या फिर कुछ मेजर जो ब्रांचेस है जैसे लाडा की अगर हम बात करें उसमें 70% ब्लॉकेज भी हो जाता है, तब तक कोई चेस्ट पेन होती ही नहीं है, तब तक कोई साइन एंड सिम्टम आता ही नहीं है, मतलब तब तक कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल इंसान को लगता है कि ठीक है मैं नॉर्मल हूँ, तब तक कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं आते हैं। तो वो जो है वो पर्सन जो है वो एसिम्टोमेटिक रहता है अप टू कब तक, जब तक 50% उसकी आर्टरीज ब्लॉकेज नहीं हो जाती, या अगर जो मेजर आर्टरीज हैं उनमें 70% ब्लॉकेज नहीं हो जाती। अब अगर सिम्टम आएंगे भी, पहले तो एसिम्टोमेटिक था, जब तक 50% ब्लॉकेज नहीं हो जाता तब तक है एसिम्टोमेटिक। क्या है एसिम्टोम। अब अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट पेन होता है। क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, पहला सिम्टम है चेस्ट पेन होता है। अब हार्ट में, अगर हार्ट की आर्टरीज में क्या हुआ है, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं। क्या हो गई हैं, ब्लॉक हो गई हैं। क्यों, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फैट की वजह से, फैट का एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पे, उसकी वजह से ये ब्लॉक हो गई हैं। तो उसमें क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन सप्लाई जो हुई वो डिक्रीज हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई जैसे ही डिक्रीज हो गई तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, है ना। तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो गई, क्यों, क्योंकि डिमांड नहीं मिल रहा है ना, डिमांड पूरा नहीं हो रहा है ना। ये मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि चेस्ट पेन क्यों होता है, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट अच्छे से समझाऊंगी। देखो होता क्या है, हमारा ये हार्ट है, क्या है, ये हमारा हार्ट है, इसके पास कोई मतलब आर्टरी है जो कि ब्लड लेके आ रही है। क्या क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके। अब यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया, क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज हो गया। तो ये जो ब्लड फ्लो आ रहा था, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी था, है ना। तो ब्लड फ्लो तो ऑक्सीजन लेके आ रहा है, ब्लड ऑक्सीजन लेके, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। किसको नहीं मिला, हार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। तो ब्लड को जब हार्ट या फिर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है उसको हम कहते हैं, जब डिक्रीज हो जाता है ऑक्सीजन, उसको हम कहते हैं इस्चीमिया। क्या कहते हैं, इस्चीमिया। जिसमें क्या हो जाता है, इस्चीमिया का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। तो जैसे ही रिस्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई की, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है किसको, हार्ट को, तो हमारे जो ये पेन स्टार्ट हो जाती है चेस्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना का मतलब होता है पेन, पेक्टोरिस का मतलब होता है पेक्टोरिस मसल्स, मतलब चेस्ट की जो मसल्स होती है ना, चेस्ट मसल्स। तो पेशेंट बोलता है कि मेरी चेस्ट की मसल्स में पेन हो रहा है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो साइन या फिर सिम्टम है किसका, CAD का। ये कोई डिजीज नहीं है, एंजाइना पेक्टोरिस इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ साइन और सिम्टम ऑफ CAD। मतलब कि पेन हो रहा है उसको चेस्ट मसल, असल में उसको चेस्ट मसल में पेन नहीं हो रहा होता, उसको हार्ट में पेन हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि मेरे चेस्ट की मसल्स में पेन हो रहा है, क्योंकि चेस्ट की मसल्स को हम क्या कहते हैं, पेक्टोरिस मसल्स। तो उसको क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब पेन हो रहा है किसमें, चेस्ट की मसल्स में। तो ये साइन एंड सिम्टम है।
तो चेस्ट पेन वाला सिम्टम आपको समझ आ गया। अब डिस्निया डिस्निया क्यों हो रहा है पेशेंट को, है ना। अब बात आती है कि डिस्निया क्यों हो रहा है पेशेंट को, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि इसमें इसमें इस्चीमिया होता है जिसकी वजह से एंजाइना पेक्टोरिस, ये आपको समझ आ गया। अब डिस्निया डिस्निया क्यों होता है, डिस्निया की वजह क्या है कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट को ब्लड, ये मैं आपको फ्लो चार्ट में समझाऊंगी, ब्लड सप्लाई कम मिल रही है। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिल रही है तो वो पंप कम कर रहा है ना, पंप कम हो रहा है। तो पंप कम हो रहा है तो हमारा जो ये हार्ट है ये जुड़ा होता है लंग से। किससे जुड़ा होता है, लंग से, है ना। ये लंग्स है, उससे जुड़ा होता है ये हमारा हार्ट, तो ये जुड़ा होता है लंग से। अब इस इधर क्या हुआ, इधर एक्यूमुलेशन हो गई, स्टार्ट होगी, है ना। तो ये पंप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ब्लड हार्ट में एक्यूमुलेट हो रहा है। अब जब ब्लड हार्ट में एक्यूमुलेट हो रहा है ये वापस जा रहा है ब्लड किस में, लंग्स में। ब्लड लंग्स में जा रहा है तो उधर एक्यूमुलेशन हो रही है किसकी, फ्लूइड की। जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है लंग्स में तो उसको डिस्निया हो रहा है ना। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब एक और है कि ये डिस्निया क्यों हो रहा है कि अगर हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट है उसको जो सप्लाई है वो कम मिल रही है। क्या मिल रही है, सप्लाई कम मिल रही है। सप्लाई जब कम मिल रही है तो उसको ऑक्सीजन भी कम मिल रहा है, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो लंग्स क्या कर रहे हैं, कंपनसेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लंग्स कंपनसेट कर रहे हैं। अब कंपनसेट कर रहे हैं लंग्स तो लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, लंग्स पे क्या पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। जैसे लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो यहाँ से लंग्स कंपनसेट कर रहे हैं, वहाँ से जो ऑक्सीजन है वो कम मिल रहा है, बॉडी में भी ऑक्सीजन अगर कम मिल रहा है वहाँ से लंग्स को भी ऑक्सीजन कम मिल रहा है, लंग्स भी कंपनसेट कर रहे हैं। बॉडी भी कंपनसेट, ये बॉडी को भी ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो लंग्स पे एक तो लंग्स का अपना प्रेशर पड़ रहा है कंपनसेशन के दौरान, और बॉडी में जो ऑक्सीजन कम है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जब ऑक्सीजन कम है वो भी लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है। अब जब लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो वो हार्ट जो है वो अपना रेट इंक्रीज करेगा, रेट इंक्रीज करेगा तो डिस्निया डिस्निया हो जाएगा, है ना। तो वो जो हम पर्सन जो है वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा, हाँ हाँ ऐसे ऐसे सांस लेना स्टार्ट करें। तो ये सब कुछ जब होगा तो हमारा हार्ट जो है, हार्ट हमारा जो है वो तेज़ तेज़ धड़कना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पाल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और सिनकोप एक और सिम्टम है सिनकोप, मतलब ब्रेन को जब ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो उसको हम सिनकोप बोलते हैं। तो इसमें धीरे धीरे पेशेंट जो है वो फेंट हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है साइंस एंड सिम्टम्स। एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफन एसिम्टोमेटिक, ये मैंने आपको बोला कि अर्ली स्टेजेस में जब तक 50% या फिर 70% ब्लॉक नहीं हो जाता है, तब तक क्या रहता है, ये एसिम्टोमेटिक रहता है, कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। सिम्टम्स तब अपीयर होंगे व्हेन सिग्निफिकेंट नैरोइंग ऑफ आर्टरीज डिस्टर्ब्ड ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होने लगेगा, ठीक है। दे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टेड एरिया, ये वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन। अब जैसे कोरोनरी आर्टरीज में अगर हो रहा है, कोरोनरी आर्टरीज में अगर ये हो रहा है फैट एक्यूमुलेशन और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है तो उसमें चेस्ट पेन हो जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि एंजाइना हो जाएगा, मतलब इस्चीमिया की वजह से एंजाइना, चेस्ट पेन होने लगेगा, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि जिसको हम डिस्निया बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, और फटीग, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है बॉडी में, ब्रेन में, तो वो पर्सन जो है वो फटीग फील करेगा, वीकनेस उसको आने लगेगी। अब जैसे कैरोटाइड आर्टरीज में अगर हम बात करें तो सडन वीकनेस आने लगती है, नमनेस आने लगती है, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग आने लगती है, प्रॉपरली इंसान बोल नहीं पाता है, और फेशियल ड्रूप हो जाता है, ठीक है। ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। और पेरिफेरल आर्टरीज में क्या सिम्टम, अगर ब्लॉकेज है तो क्या सिम्टम्स आएंगे, लेग में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, हमारे हाथ पांव बिल्कुल ठंडे रहेंगे, और पुअर वोंड हीलिंग, अगर किसी को कोई जख्म आया है तो वो बिल्कुल उसको टाइम लगेगा हील होने में।
अब करते हैं बात डायग्नोसिस की। तो इसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें हम पेशेंट को पूछते हैं कि आपको चेस्ट पेन मत है। चेस्ट पेन का दूसरा नाम मैंने आपको बोला कि एंजाइना पेक्टोरिस, आपको चेस्ट पेन मत हो रही है और कहाँ पे हो रही है पेन, ठीक है। और आप टबैको कंज्यूम कर रहे हैं, आप कोई अल्कोहल मत कंज्यूम कर रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप बाहर का फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह, या फिर आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप वॉक वगैरह करते हैं, है ना, आप फिजिकली कितने एक्टिव हैं, है ना, फिजिकली किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। और फिर हम ये हो गया हिस्ट्री कलेक्शन में, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन में। फिर आता है लिपिड प्रोफाइल में हम क्या चेक करेंगे, उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल का कितना लेवल है। फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन चेक करेंगे, फिर ट्राइग्लाइसराइड का लेवल चेक करेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का लेवल चेक करेंगे। फिर आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन, जो एक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है किसका, सीएडी का। अगर आपसे कोई पूछता है कि सीएडी को हमने डायग्नोज करना है और उसका एक कन्फर्मेटरी, मतलब बिल्कुल वो बता देगा कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है कि यहाँ है या नहीं, तो उसका एक डायग्नोसिस है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन। क्या बोलते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसीजर है जो कि इन्वेसिव प्रोसीजर है जो किया जाता है, और ये हमें बताता है कि टेल्स अस अबाउट ब्लॉकेज के बारे में ये बताता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन की मैंने एक डायग्राम यहाँ पे लगाई हुई है कि यहाँ पे कुछ हम डाई वगैरह का यूज़ करते हैं और कैथेटर वगैरह का यूज़ करते हैं, और फिर दिखाता है वो वहाँ पे कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है या नहीं एक्सरे इमेज में, ठीक है। तो ये मैं आपको प्रोसीजर समझाती हूँ। कार्डियक कैथेटराइजेशन को हम एक और नाम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी। कार्डियक कैथेटराइजेशन हमें बताता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। अब मैं जैसे आपको बताती हूँ कि हमारा मेन जो हमारा एम होता है कि हमें कहाँ पे पहुँचना होता है, कोरोनरी आर्टरीज में पहुँचना। यह हमारा हार्ट है, मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, एक मिनट। तो इसमें क्या होता है कि कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कैथेटर इंसर्शन साइट है। कैथेटर या तो फिमोरल आर्टरी के थ्रू हम इंसर्ट करते हैं, या क्यूबॉइडल मतलब कि रेडियल आर्टरी के थ्रू। ये ऑल्टरनेटिव साइट है इसकी, ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव साइट है। ये यहाँ से या मेन जो है यहाँ से डाला जाता है फिमोरल के थ्रू। यहाँ से जब हमने कैथेटर डाला तो वो किस में जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। यहाँ पे ये जाते 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 किस में जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरी में जाके किस में जाता है, अरोटा में जाता है। अरोटा में जाके अरोटा में जाके फिर ये लेफ़्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी में जाता है। लेफ़्ट या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी में जाता है। और जो डाई जो है इंसर्टेड की जाती है ऑन द टिप, मतलब कि जब ये कहाँ पे पहुँच गया, जब ये अरोटा के से फिर ये लेफ़्ट या फिर ये राइट या फिर लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी में पहुँचा। ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, लेफ़्ट या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी की हार्ट की आर्टरीज में पहुँचा। तो फिर क्या किया जाता है, फिर ये हमारे पास है कैथेटर। क्या है, ये कैथेटर है। इसकी टिप पे होती है डाई। क्या होती है, इसकी टिप पे होती है डाई, ठीक है। इसकी टिप पे होती है डाई। क्या होती है, डाई। तो ये जब टिप से डाई निकलती है तो हमें क्या हो जाता है, कॉर्नरी आर्टरीज विजिबल होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये कॉर्नरी आर्टरीज में आगे जाता है, तो जिसकी वजह से आर्टरीज जो हो जाती हैं विजिबल हो जाती हैं। अब जहाँ फिर हमें लेफ़्ट कॉर्नरी आर्टरी दिखना स्टार्ट हो जाती है, राइट कॉर्नरी आर्टरी दिखना स्टार्ट हो जाती है। अब जहाँ पे लगता है हमें कि ये अगर कॉर्नरी आर्टरी है और यहाँ पे पूरे में डाई गई है, और यहाँ पे भी डाई है, आगे डाई है, ठीक है, और बीच में डाई नहीं है, तो इसका मतलब ब्लॉकेज, यहाँ पे ब्लॉकेज है। क्या है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। ये मैं आपको आगे फिर से समझाऊंगी एक बार। पहले बिफोर इंसर्शन ऑफ कैथेटर हमें क्या लेना पड़ता है, पेशेंट से कंसेंट फॉर्म लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है इसकी वजह से। और बिफोर प्रोसीजर हमें चेक करना पड़ता है आयोडीन की एलर्जी मत है, क्योंकि इसमें हम आयोडीन का पिगमेंट यूज़ करते हैं, तो किसी पर्सन को आयोडीन की एलर्जी हो जाती है, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। आयोडीन डाई एलर्जी टेस्ट उसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन अगर किसी को होता है, ये टेस्ट की एलर्जी, मतलब किसी को एलर्जी होती है आयोडीन के साथ, तो वो इन्फ्लेमेशन या फिर रेडनेस हो जाती है। बिफोर प्रोसीजर जो है वो मेटफॉर्मिन मेडिसिन, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है वो
वो ये टैबलेट लेते हैं तो इसको होल्ड करना पड़ता है, कुछ 48 आवर्स पहले ही इसको होल्ड करना पड़ता है, ठीक है। और क्यों होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि आयोडीन अगर मेटफॉर्मिन के साथ मिलेगी, अगर हमने मेटफॉर्मिन लिया होगा और उसके, क्योंकि आयोडीन तो इस प्रोसीजर में डालना है, तो आयोडीन जाके अगर मेटफॉर्मिन के साथ मिल गई तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन होगा हमारे हार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि इस वाली डायग्राम में आपको अच्छे से समझाऊंगी कि मैं आपको समझाना क्या चाह रही थी, कब, कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज हैं और यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ, यहाँ से ये हमारा था, क्या था, यहाँ से कैथेटर आया था और यहाँ इसकी टिप पे हमने आयोडीन डाला। ये यहाँ पे ये जो आपको ये कलर है ना, ये वाला, ये है आयोडीन, क्या है, ये आयोडीन है। अब जहाँ जहाँ पे आपको आयोडीन बीच में गायब लग रहा है, जैसे यहाँ पे आयोडीन आपको नहीं दिख रहा है ना, बाकी जहाँ जहाँ पे आपको आयोडीन दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो ठीक है, ओके है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको आयोडीन नहीं दिख रहा है, मिसिंग दिख रहा है आपको कि आयोडीन यहाँ नहीं है, इसका मतलब उधर ब्लॉकेज है। तो दिख रहा है ना हमको, डाई जब हमारी डाई है वो ब्लॉकेज वाली जगह पे जाती है तो डाई विजिबल नहीं होती है, क्या होती है, डाई विजिबल नहीं होती है, तो वहाँ पे दिखता है हमें कि इस जगह पे ब्लॉकेज है। तो ये वाला टेस्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, जो कि है कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है सीएडी का। यहाँ से हमने कैथेटर इंसर्ट किया और वो जाके कहाँ पहुँचा, ये कैथेटर जो कहाँ पहुँचा, वो कोरोनरी आर्टरीज में पहुँचा। ये फीमोरल आर्टरी से गया, फीमोरल आर्टरी से यहाँ पे दिखाया गया और राइट आर्टरी में पहुँच के अरोटा में पहुँच के लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी में ये गया। लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी में जब ये गया तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे डाई डालना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ये डाई आ रहा है, मतलब विजिबल है, ओके विजिबल है, और यहाँ से भी है, विजिबल है। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं पे विजिबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे डाई है और यहाँ पे अच्छी खासी डाई है, मोटी है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि पतली है, क्या है, पतला, बिल्कुल नैरो है, हो गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लॉकेज है, क्या है, ब्लॉकेज है। अब जो दूसरा हम टेस्ट करते हैं वो है स्ट्रेस टेस्ट। क्या है वो, स्ट्रेस टेस्ट में इसको हम टीएमटी टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं पेशेंट को और फिर हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम वो ईसीजी चेक करते हैं और रिदम एबनॉर्मलिटी को चेक करते हैं, जिसको डिसएरिदीमिया भी बोलते हैं, और ये हम इसको हम स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। अब डायग्नोसिस में एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि डायग्नोसिस में हमने क्या पढ़ा, कि डायग्नोसिस इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें हम मेडिकल हिस्ट्री, मैंने आपको पहले बोला कि मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या क्या कि उसको पूछते हैं कि आप कोई टैबैको मत कंज्यूम कर रहे हो, है ना, जो मैंने आपको बोला कि टैबैको या फिर स्मोकिंग, या फिर हम उसको बोलते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब कुछ हम किस में पूछते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में पूछते हैं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर कुछ डायग्नोसिस टेस्ट हम करते हैं। जैसे ब्लड टेस्ट में अगर हम ब्लड टेस्ट में हम चेक करते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल चेक करेंगे, ट्राइग्लाइसराइड्स चेक करेंगे और ब्लड का शुगर लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर इमेजिनिंग टेस्ट में हम क्या कहते हैं, डोपलर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, या सीटी एंजियोग्राफी करवाते हैं, या एमआरआई वगैरह कराते हैं, ठीक है। फिर आता है ईसीजी, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, है ना, रिदम कैसी है हार्ट की, वो वगैरह का हम टेस्ट करवाते हैं। स्ट्रेस टेस्ट मैंने आपको पहले ही बोला, टू एसेस द हार्ट फंक्शनिंग ड्यूरिंग फिजिकल एसेशन, कोई भी हम उसको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को चेक करते हैं। फिर आता है कोरोनरी एंजियोग्राफी, अ डेफिनेटिव टेस्ट टू विजुअलाइज कोरोनरी आर्टरीज। ये एक डेफिनेटिव टेस्ट है, क्या विजुअलाइज करने के लिए, कोरोनरी आर्टरीज को विजुअलाइज करने के लिए। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है इन डायग्नोसिस, कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है, कोरोनरी एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव प्रोसीजर है इसलिए इसमें पेशेंट का कंसेंट लेना पड़ता है, पहले पेशेंट से सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं कि हम आपका ये करेंगे, ठीक है। दैट यूजेस एक्सरे इमेजिनिंग, और वो क्या क्या यूज़ करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं टू एलिवेट ब्लड फ्लो, कि हम ब्लड फ्लो को देख सकें किसमें, कोरोनरी आर्टरीज में। प्रोसीजर क्या है, एक कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं इन द ब्लड वेसल्स। यूजुअली ये किस में होता है, वही मैंने आपको बोला कि फीमोरल वाले में हम डालते हैं, एज गाइडेड टू द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। और कंट्रास्ट डाइट जिसमें इंजेक्ट की जाती है और एक्सरे इमेजेस जो होती हैं फिर ली जाती हैं उस सब की, ठीक है। पर्पस इसका यह है कि वो आइडेंटिफाई करे ब्लॉकेज को, और नैरोइंग एंड अदर एबनॉर्मलिटीज़, जो भी नैरोइंग है, या तो वो
पूरा का पूरा आपको ब्लॉकेज दिखाएगा। मतलब अगर ये कोई कोरोनरी आर्टरी है और ये हमारी कोई कोरोनरी आर्टरी है, मैं आपको बताती हूँ, अब मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी। ये एक कोई कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, और ब्लॉकेज जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है ब्लॉकेज। क्या है? यहाँ पे है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज जो है वो यहाँ पे है, ब्लॉकेज जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। और कहीं कहीं पे पार्शल है, पार्शल ब्लॉकेज है, कहीं कहीं पे पार्शल ब्लॉकेज है, ठीक है। तो जो हमारा टेस्ट है वो क्या दिखाएगा कि जब जब इसमें जब इसमें ये हमारा ये हमारी आयोडीन, मतलब जो हमने डाई इंसर्ट की है वो ये है, वो ये है। और यहाँ तो यहाँ गई है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं गई है, यहाँ गई है, यहाँ गई है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बीच में बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे मैंने यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरीज बनाई और यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, यहाँ पे ब्लॉकेज है, ये वाला मैंने ब्लॉकेज दिखाया है ना। यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज, और यहाँ पे पार्शियल ब्लॉकेज है ना, पार्शियल ब्लॉकेज। अब जैसे ही मैंने आयोडीन डाला, आयोडीन में ये डाल रही हूँ, यहाँ पे आयोडीन आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, है ना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे पार्शियल आ रहा है, ठीक है। अब टेस्ट में ये क्या दिखाएगा, अब मैं आपको टेस्ट का दिखाती हूँ कि टेस्ट में क्या दिखाएगा। टेस्ट में आपको ये दिखाएगा कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये है, ये है, यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया है, या फिर यहाँ पे नैरो हो गई है आर्टरी, और यहाँ पे ठीक है, फिर से मोटी हो रही है, फिर से मोटी हो रही है। मतलब यहाँ पे आपको क्लियरली ये विजिबल हो रहा होगा कि यहाँ पे ये दिखाएगा क्या, दिखाएगा ये कि यहाँ पे आयोडीन है और बीच में गायब है, यहाँ पे आयोडीन है और बीच में गायब है, यहाँ पे नैरोइंग है, बिल्कुल कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही दिखाया, आइडेंटिफाइज ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर रहा है, या नैरोइंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोसीजर। अब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट में हमें क्या देखना है। मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो HMG-CO रिडक्टेज इनहिबिटर, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल है इसका, देखो ये जो एग्जाम्पल है इसकी, ये जो ड्रग है, ये जो मेडिसिन है, इसका नाम है एटोरवास्टाटिन। क्या नाम है इसका? एटोरवास्टाटिन नाम है। ये जो एटोरवास्टाटिन है, ये क्या करेगी, अगर हम नॉर्मल देखते हैं, ये जो HMG-CO रिडक्टेज है, ये जो HMG-CO रिडक्टेज है, ये क्या है, ये एक एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है, किसमें? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करवाता है आर्टरीज में, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कौन करवाता है? एक एंजाइम है। अगर हम उसी एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी। तो हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं HMG-CO रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसका नाम है एटोरवास्टाटिन। ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ना हो, किसमें? आर्टरीज में, ठीक है। अब जब मैंने इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर दिया, इस एंजाइम को अपना प्रॉपर फंक्शनिंग करने से इनहिबिट कर दिया, तो जब एंजाइम का फंक्शन ही नहीं रहा तो वो कोलेस्ट्रॉल की क्या सिंथेसिस करवाएगा? तो इसलिए हम ये वाली ड्रग देते हैं, और ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, किसको? HMG-CO रिडक्टेज, ये इनहिबिटर है, ये इनहिबिट करता है किसको? उसी एंजाइम को। अब उस एंजाइम की फंक्शनिंग को ही जब हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया, तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होगी ही नहीं, ठीक है। अब ऊपर हमने जो है जब हमने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हमने पढ़े थे, तो उधर आ रहा था कि होमोसिस्टिन की अगर आप ज़्यादा जो होमोसिस्टिन अमाइनो एसिड है, अगर आप उसको ज़्यादा लेते हो तो उसकी वजह से क्या होता है? होमोसिस्टिन जो होता है वो ऊपर में, आप रिस्क फैक्टर्स में जाके देखना कि वो मैंने उधर जाके बोला आपको कि होमोसिस्टिन जो है वो एक्यूमुलेशन करवाता है फैट की, किसमें? आर्टरीज में। तो होमोसिस्टिन को ये क्या करता है? नियासिन हम CAD में क्यों देते हैं? क्योंकि ये होमोसिस्टिन की लेवल को, वो जो होमोसिस्टिन की लेवल है उसको वो डिक्रीज करता है, ठीक है। तो जब वही डिक्रीज हो जाएंगे तो आर्टरीज में फैट का बिल्डअप नहीं होगा। अब दूसरा है फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्या करती हैं? ये फाइब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स जो है ये डिक्रीज करती हैं लिपिड को, है ना। लिपिड को मतलब फैट को ये डिक्रीज करती हैं, जिसकी एग्जांपल है फिनोबार्बी
फिनोबार्बिटॉन, है ना, फिनोबार्बिटॉन इसकी एग्जाम्पल है। एक और ड्रग दी जाती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एक और ड्रग दी जाती है, ठीक है, उसका नाम है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट जो है ये क्या करती है, ये हमारे जीआई सिस्टम में जाती है और बाइंड करती है किसके साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ, और एक्सक्रीट करती है कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, हमारे जीआई सिस्टम में जाके ये एक्सक्रीट करती है कोलेस्ट्रॉल को। मतलब कि जब हम ये बाइल एसिड ये लेते हैं तो ये हमारे जीआई सिस्टम में जाती है और जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके साथ बाइंड करती है, उसके साथ बाइंड करती है और क्या करती है, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है जैसे इसके अंदर एक ड्रग आता है वो है कॉलीसिस्ट्रामाइन, कॉलीसिस्ट्रामाइन। इस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मतलब उसको, उस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा, क्योंकि ये जो फैट होता है, ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये जो हमारा फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल या फिर हमारे लिपिड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लुब्रिकेट करते हैं, किसको लुब्रिकेट करते हैं, स्टूल को, है ना, हमारे स्टूल को ये लुब्रिकेट करते हैं, तो जिसकी वजह से स्टूल जो है वो प्रॉपरली एक स्मूथली जो है बाहर निकल जाता है। तो लेकिन अगर जब हम ये दवाई ले रहे हैं तो जब उसने फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल निकाल दिया तो हमारा जो है स्टूल जो है हमारा वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है पेशेंट को, ठीक है। तो इसका अगर आपको साइड इफेक्ट पूछेंगे इस दवाई का तो उसकी सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। तो ये एक सबसे पहले अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है PTCA, क्या आता है, जिसका मतलब होता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है, क्या ट्रीट करने के लिए, CAD ट्रीट करने के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें हम वही जो ऊपर मैंने आपको प्रोसीजर पढ़ाया कि इसमें एक कैथेटर लिया जाता है, क्या लिया जाता है, एक कैथेटर लिया जाता है, कैथेटर लिया जाता है और कैथेटर को कहाँ से डाला जाता है, या फीमोरल आर्टरी से डालेंगे हम, या रेडियल आर्टरी से, या अल्नर आर्टरी से। वैसे ही जब हम कैथेटर डालेंगे और फिर हम उसके बाद कैथेटर को इंसर्ट करके फिर पहले आयोडीन डालेंगे या फिर कोई भी डाई डालेंगे ताकि हमें विजुअलाइज हो कि कहाँ पे ब्लॉकेज है। जब हमें पता चल गया कि ब्लॉकेज यहाँ पे है और उसी कैथेटर में जिस कैथेटर से हमने आयोडीन डाई डाली उससे हम उसी में एक बलून भी होता है, क्या होता है, बलून, ठीक है, बलून होता है। तो फिर हमें जब पता चल जाता है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो वहाँ पे बलून जाके क्या करते हैं, बलून को लेकर जाते हैं और वो इन्फ्लेट करते हैं ना, ब्लॉकेज को इन्फ्लेट करते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता था कि यहाँ पे ब्लॉकेज है तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें पता चला यहाँ पे ब्लॉकेज है, अब यहाँ पे बलून था, बलून हम लेकर आए थे, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेट हो गया बलून, तो ये क्या हुआ, इन्फ्लेमेट हो गया बलून और ये पूरा का पूरा ऊपर तक चला जाता है। मैं आपको हम सर्जिकल मैनेजमेंट की, CAD की सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, CAD की। तो पहला है PTCA परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, ये बिल्कुल इन्वेसिव प्रोसीजर है जो किस लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि ओपन कर सकें हम जो भी ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज हैं और इम्प्रूव कर सकें ब्लड फ्लो को टू द हार्ट मसल्स और लेकिन ये प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट को ये बोलना है कि वो स्टॉप करे ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस बिफोर 6 to 8 आवर्स ही वो पहले ही स्टॉप कर दे ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस को। पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है और फिर कैथेटर इंसर्ट किया जाता है रेडियल फिमोरल या फिर अल्नर आर्टरी रूट से। ये कैथेटर जो है वो इंसर्ट किया जाता है और उस कैथेटर के अंडर कॉन्ट्रास्ट डाई जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है थ्रू कैथेटर, ताकि हमें दिख सके कि ऊपर जो हमने प्रोसीजर पढ़ा ताकि हमें दिख सके कि कहाँ पे ब्लॉक्ड है, कहाँ पे ब्लॉक्ड साइट है। अब जैसे ही हमें ब्लॉक साइट विजिबल हो जाती है, ठीक है, गाइडेड अक्रॉस द ब्लॉकेज, जैसे ही हमें ब्लॉकेज साइड मिल जाती है और उस कैथेटर के अंदर एक बलून भी होता है जो कि हमें गाइड करता है कि ब्लॉकेज साइड कहाँ पे है। अब बलून जो होता है तब तक डिफ्लेटेड होता है, फिर बलून को इन्फ्लेट किया जाता है फॉर फ्यू सेकेंड्स ताकि वो कंप्रेस कर सके, किसको कंप्रेस कर सके, फैट को कंप्रेस कर सके। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये अगर मैं एक आर्टरी की बात करती हूँ जो कि कोरोनरी आर्टरी है और जिसमें क्या हुआ है, जिसमें बिल्कुल फैट ये ब्लॉकेज हो गया है ड्यू टू फैट, ठीक है। अब फैट का ब्लॉकेज हो गया है तो अब अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ से कैथेटर डाला, कैथेटर के आगे बलून है जो कि डिफ्लेटेड है और ये डिफ्लेटेड बलून जो है जब यहाँ पे साइड पे पहुँचता है तो ये
इन्फ्लेट हो जाता है। क्या होता है? इन्फ्लेट हो जाता है। ये बैलून जो है वो इन्फ्लेट हो गया और इसने कंप्रेस कर दिया। किसको कंप्रेस कर दिया? फैट को कंप्रेस कर दिया। फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए इन्फ्लेट होता है, फिर वापस से ये डिफ्लेट हो जाता है। और कभी कभी तो वहां पे परमानेंट स्टेंट भी लगाया जाता है, ताकि ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इधर ये यहाँ पे, यहाँ से ये गया, क्या गया, यहाँ से कैथेटर गया। कैथेटर में ये जो था, ये क्या था? ये था बलून और ये था स्टंट, ठीक है। और ये जो थिन वायर जो इंसर्ट की जाती है और यहाँ पे ये फिर इन्फ्लेट किया जाता है बलून और यहाँ पे स्टंट डाला जाता है। तो ये जो है, ये फैट जो है ये कंप्रेस हो जाता है यहाँ पे। तो हमें ब्लड फ्लो करने के लिए एरिया जो है, स्पेस मिल गया, ब्लड फ्लो के लिए स्पेस अच्छा मिल गया। तो बलून इन्फ्लेटेड किया जाता है टू कंप्रेस द फैट। यही मैंने आपको बोला कि सर्जिकल मैनेजमेंट पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है क्या ट्रीट करने के लिए? सीएडी के लिए। और इसके लिए जो फीमोरल रूट है या फिर रेडियल या फिर अल्नर, ठीक है, अल्नर आर्टरी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये गाइडेंस एक्सरे की गाइडेंस में होता है। अब बलून जो होता है वो अटैच होता है विद द कैथेटर, और ब्लॉकेज जो होती है, जहाँ पे ब्लॉकेज पे बलून जो होता है वो इन्फ्लेट किया जाता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में मेटल मैश स्टेंट जो ऊपर मैंने आपको दिखाया टू ओपन द आर्टरी भी लगाया जाता है। लेकिन 24 to 48 आवर्स ये प्रोसीजर करने से पहले हमें पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस ना ले। क्यों ना ले? ताकि वो हेमोरेज को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फिर आता है पोस्ट प्रोसीजर की, इसकी पोस्ट प्रोसीजर केयर क्या है? एंटीप्लेटलेट थेरेपी। हमें पेशेंट को एंटीप्लेटलेट थेरेपी देनी है, मतलब एस्पिरिन देते रहना है। तो ये ताकि वो प्रिवेंट कर सके किसको? थ्रोम्बस को। वहाँ पे जो हमने ये स्टंट डाला है वहाँ पे थ्रोम्बस ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और स्मोकिंग पेशेंट को बोलना है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको हेल्दी डाइट लेना है, और आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो आपको फॉलो अप केयर के लिए आना है डॉक्टर के पास। फिर वो आपको स्ट्रेस टेस्ट करता है, एंजियोग्राफी करता है। दूसरा हमारे पास है CABG, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। कई लोगों को ये दोनों चीज़ें एक लगती हैं। क्या? ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी आर्टरी, कॉरोनरी ये एंजियोप्लास्टी जो है, और ये अलग है। कौन है? ये अलग है। कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और वो चीज़ अलग है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों किसी को सेम लगती है, सेम नहीं है, ये अलग अलग प्रोसीजर्स हैं। तो इसमें क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में जो मेन जो ट्रांसफ़र करने का ब्लड का जो रूट होता है, जो वेन होती है या फिर जो आर्टरी होती है, वो ब्लॉक हो गई होती है। तो हम एक बाईपास रूट ढूंढते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक बाईपास बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट कैन बी आर्टरी और वेन, मतलब किसी भी पार्ट का हम आर्टरी और वेन निकालते हैं, ठीक है। जैसे लेग से हम निकालते हैं, जैसे इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का हम निकालते हैं, या फिर मेमोरी आर्टरी। ये लेकिन ये ज़्यादा ये वाली ली जाती है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग होती है, इसलिए, ठीक है। इसकी अगर हम इंटरनल थोरेसिक आर्टरी लेते हैं, और ये फॉर एग्जांपल ये हमारा हार्ट है, ठीक है। मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये क्यों यूज़ होता है। ये हमारा हार्ट है। क्या है? हार्ट है। यहाँ इस एरिया में कोई ब्लॉकेज, जो इस एरिया में ये देती थी ब्लड, वेन या आर्टरी, वो क्या हो गई है? वो ब्लॉक हो गई है। तो वो ब्लॉक हो गई है, तो मैं उसकी जगह नई आर्टरी या वेन का ये करूँगी, ग्राफ्टिंग करूँगी। तो इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। जब आप एक बाईपास ढूंढते हो, ठीक है। नई जो मैंने वेन लगाई है यहाँ पे, कट करके नई वेन लगाई है यहाँ पे, ग्राफ्टिंग इसको बोलते हैं। तो किस लिए वो हमने क्यों लगाई? क्योंकि पहली वाली जो पुरानी वाली थी वो ब्लॉक थी, इसलिए। तो इसमें इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये लंबी होती है थोड़ी सी, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी नहीं मिल रही है तो इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसके लिए? ग्राफ्टिंग के लिए। अब नेक्स्ट है लेज़र एंजियोप्लास्टी। इसमें क्या होता है? इसमें सेम कि ब्लॉकेज हुआ होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, वही सेम कैथेटर की मदद से हम ये कॉर्नरी आर्टरी के पास ये कैथेटर जाता है, और जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ होता है ब्लॉकेज साइड को ढूंढता है। और फिर यहाँ पे ना इसके कैथेटर के आगे ना लेज़र लगा होता है। तो लेज़र से ये जो होता है ना, ये यहाँ पे जो भी ब्लॉकेज साइड पे प्लेग बना होता है, तो उसको वो क्या करता है, ये लेज़र प्रॉब इंसर्ट किया जाता है, और प्लेग जो होता है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और ब्लड फ्लो जो होता है फिर जो क्लियर हो जाता है ना, ब्लड ब्लॉकेज जो होता है क्लियर हो जाता है, और ब्लड फ्लो आराम से आगे चला जाता है। ये था हमारे पास क्या? लेज़र एंजियोप्लास्टी।
अब एक और प्रोसीजर है, उसका नाम है एथ्रेक्टॉमी। क्या नाम है? एथ्रेक्टॉमी। ये एथ्रेक्टॉमी सेम है कि यहाँ पे वो सेम कैथेटर लगाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है और फिर वो वहाँ पे कहाँ पे जाता है? कॉरोनरी आर्टरी के पास जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें लेज़र जैसे लगा होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कटिंग चैम्बर होता है जो कि कट करता है किसको? उस प्रॉप को, इनसाइड आर्टरी, और कट करता है उस प्लेग को, और फिर क्या करता है? रिमूव करता है फ्रॉम आर्टरी। आर्टरी से रिमूव कर देता है उस ब्लॉक को और आर्टरी फ्री हो जाती है और ब्लड फ्लो फिर से अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज़ टू स्लो डिजीज। हमारा गोल क्या है मेडिकल मैनेजमेंट का? वो मेडिकल मैनेजमेंट का ये गोल है कि हम स्लो करें किसको? डिजीज प्रोग्रेशन को, मैनेज करें सिम्टम्स को और प्रिवेंट करें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के। मेडिकेशंस अगर हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स देते हैं जैसे एस्प्रिन, ये रिड्यूस करता है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। मतलब आपने बहुत बहुत ये देखा होगा कि एस्प्रिन ना आर्मी वालों के पास ज़्यादा होती है, आर्मी वालों को ना वो दी जाती है ताकि आपको कुछ भी अगर लगे तो आप एस्प्रिन खा लो। अगर कोई क्लॉट ब्लड क्लॉट बना होता है तो वो क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व हो जाता है। तो रिड्यूस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, कोई ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए, वो प्रिवेंट करने के लिए अदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स को एस्प्रिन दिया जाता है। ठीक है, एंटीप्लेटलेट एजेंट्स अगर उसकी वजह से हुआ होता है। स्टैटिन्स दिया जाता है, लिपिड लोवरिंग ड्रग्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? लोअर करते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और स्टेबलाइज करते हैं प्लेक्स को एंड रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, कंट्रोल, ताकि ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकें, जो कि रिड्यूस कर सकती हैं, मतलब हार्ट पे जो प्रेशर पड़ रहा है स्ट्रेन को वो रिड्यूस करेंगी, कम करेंगी ऑन आर्टरीज पे। ठीक है, डायबिटिक मेडिकेशंस जैसे मेटफॉर्मिन, इंसुलिन दी जाती है ताकि ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सके, ताकि वो ज़्यादा डैमेज ना करें किसको? वेस्कुलर डैमेज ना करें। नाइट्रेट्स दिए जाते हैं, नाइट्रोग्लाइसरिन की एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पे। ये रिलीव करता है चेस्ट पेन जैसे एंजाइना बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स को डायलेट करके ये क्या करता है? रिलीव करता है किसको? चेस्ट पेन को। ठीक है, फिर PCSK9 इनहिबिटर, ये किस लिए दिया जाता है? ताकि सिग्निफिकेंटली लोअर करें हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, उनकी लेवल्स को बिल्कुल लो करे और हाई करे लेवल्स इन हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, ताकि जो भी जिनमें हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको लो करे, ये इस कोलेस्ट्रॉल की लेवल्स को लो करे जो भी इस पे हाई रिस्क पे है। ठीक है, फिर आता है फिब्रेट्स में हम ये रिड्यूस करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स और इम्प्रूव करते हैं हाई डेंसिटी। हमारे लिए ना दो दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए अच्छा होता है। अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ जाएगा तो वो क्या है? वो गंदा है। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ठीक है। ठीक है, तो ये रिड्यूस करते हैं किसको? ट्राइग्लाइसराइड्स को, और इम्प्रूव करते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। ठीक है, ये इंप्रूव करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वो है जब मेडिकल मैनेजमेंट से फर्क नहीं हो रहा, फिर सर्जिकल मैनेजमेंट पे जाना पड़ता है। प्रोसीजर्स आर कंसिडर्ड व्हेन द एथेरोस्क्लेरोसिस कॉजेज सिग्निफिकेंट आर्टरी नैरोइंग, जो बहुत ज़्यादा नैरोइंग हो गई है आर्टरी की, आर्टरीज बिल्कुल टाइट हो गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया है और ब्लॉकेज हो गया है, लीडिंग टू सर्व सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, जैसे एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंटिंग, मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया कि वो क्या होता है। एक बलून जो होता है वो इंसर्ट किया जाता है वाया कैथेटर टू वाइडन द नैरोड आर्टरी। जो भी नैरोड जो आर्टरी जो है जिसमें ब्लॉकेज हुआ होता है उसको ये करने के लिए, क्या करने के लिए? उसको वाइडन करने के लिए, उसको बिल्कुल वाइड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और इसमें मैश ट्यूब स्टंट डाला जाता है इस प्लेस टू कीप द आर्टरी ओपन, ताकि आर्टरी ओपन रहे। ठीक है, वो जैसा मैश जैसा डाला जाता है, ऐसे ऐसे मैश जैसा यहाँ पे, और ताकि आर्टरी जो है वो ओपन रहे। ठीक है, कॉर्नरी आर्टरी ऑन पेरिफेरल, क्योंकि वो फैट को क्या करता है? कंप्रेस कर देता है। सर्व नैरोइंग ऑफ द कॉर्नरी और पेरिफेरल, ये इसमें एंजाइना और इसमें जब ये यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक हेल्दी ब्लड वेसल ली जाती है फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे लेग वेन या फिर चेस्ट आर्टरी से, तो वो बाईपास की जाती है ताकि जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसके बजाय यही डाला जाता है। ठीक है, ये अगर ब्लॉक्ड आर्टरी है तो मैंने ये ब्लॉक्ड आर्टरी अब ये यूज़ में नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ से ग्राफ्ट नया डाला। ठीक है, लेग से उठाया, चेस्ट से उठाया, वेन कोई या आर्टरी कोई, तो यहाँ पे डाल दिया, तो अब यहाँ से बाईपास होगा, ब्लड यहाँ से फ्लो होगा। मल्टीपल सर्व ब्लॉकेज और फेलियर अदर ट्रीटमेंट, ये जब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होते हैं या फेलियर अदर सारे ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तो इस ट्रीटमेंट को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, दूसरा है एथ्रेक्टॉमी। ठीक है, एथ्रेक्टॉमी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड कैथेटर
को इंसर्ट किया जाता है एक रोटेटिंग ब्लेड के साथ या फिर लेज़र के साथ, ताकि वो रिमूव कर सके प्लेग बिल्डअप। जैसे मैंने आपको बताया कि एक रोटेटिंग ब्लेड होता है कैथेटर में, ये क्या करता है, प्लेग जो वहाँ पे बना होता है, जो वहाँ पे डिपोजिशन हुई होती है, उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, वहाँ से हटा देता है बिल्कुल, ठीक है। कंप्रेस वम्प्रेस कुछ नहीं करता, हटा ही देता है, ठीक है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज विद कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज, जिनके ज़बरदस्त कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेज होते हैं, ये उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल में अगर हम कुछ अपनी चेंज लाते हैं या पोस्ट सर्जरी, अगर हमने कोई सर्जरी करवा ली है अब, तो उसमें क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। हमें सबसे पहले स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करना है, बंद कर देना है। एक हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें लो सैचुरेटेड फैट्स हो, ठीक है, लिपिड की मात्रा बिल्कुल उसमें कम हो, रिच इन फ्रूट्स हमें ज़्यादा लेने, वेजिटेबल्स, और रेगुलर एक्सरसाइज हमें करते रहना है, वेट का मैनेजमेंट हमें करते रहना है। और रिहैबिलिटेशन में क्या होता है कि कार्डियक और वेस्कुलर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में हमें हिस्सा लेते रहना, ताकि हम अपनी रिकवरी को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग में क्या है कि हमें रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर को दिखाते रहना है, विद ब्लड टेस्ट हमें करते रहना है, और कुछ टेस्ट वगैरह, इमेजिनिंग स्टडीज़ वगैरह, और सिम्टम्स को हमें असिस्ट करते रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, ये टॉपिक था CAD। थैंक यू सो मच।